जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को कवर कर रहे हैं। खत्म होने वाली है, 1 से 2 वीडियो और आएंगे और उसका लास्ट स्टेज जो है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग कवर कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत आज ये हमारा दूसरा वीडियो होगा, जिसके तहत हम इसके दूसरे चरण अर्थात उग्रवादी चरण के बारे में बात करेंगे, जिसे आप लोग गर्मपंथी चरण भी बोल सकते हैं। जो पुराने वीडियोस हैं उसको जरूर देखिएगा आप लोग, उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहीं से मैं आप लोगों को जोड़कर इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। यह सीरीज पूरी की पूरी आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पे चलाई जा रही है। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। जो चीजें बोर्ड पर लिखी हैं इनफ नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा चीजें मैं आपको बोलकर बताने वाला हूं। हिस्ट्री को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, एक स्टोरी के तौर पर लेकर आप लोग पढ़िएगा मेरे साथ। गारंटी के साथ कहता हूं, वीडियो खत्म होने तक आप लोग इसमें माहिर होने वाले हैं, मास्टर होने वाले हैं। चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि कंटेंट पसंद आए तो, ठीक है ना। और यदि आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे कंटेंट का आप लोगों को पीडीएफ मिले और अन्य जीके से रिलेटेड और जैसे क्विज वगैरह होती है, इस तरह का यदि आप लोगों को टेस्ट वगैरह देना है, तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम पे दिए जाने वाले सारे के सारे कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसे हम लोग 3 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। हमने नहीं बांटा है, उस समय के लोगों की ऐसी एक तरह से मैं कहूं मानसिकता थी, उस हिसाब से इसका बंटवारा हुआ है। मैं थोड़े से शब्दों में 1 मिनट लूंगा आपका और इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 1857 की क्रांति से। ध्यान से सुनिएगा, जी हाँ, 1857 की क्रांति से आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन 1857 की क्रांति को ब्रिटिशर्स के द्वारा, हमारे यहाँ के ही कुछ लोगों के द्वारा मदद मिलने पर वो इसे दबा देते हैं। 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है और पूरे भारतवर्ष पर ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लग जाता है। हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का गुलाम हो जाता है 1858 के अधिनियम के बाद। सर, क्या उसके पहले हमारा भारत गुलाम नहीं था? देखिए, भारत था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम था। कंपनी का शासन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके यदि आप लोग बात करें 1857 की क्रांति तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम कहते हैं कंपनी का शासन। भारत में कंपनी शासन करती है अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, उसका दमन होता है। ब्रिटिशर्स डर जाते हैं कि ऐसी क्रांति फिर से ना भड़क जाए, यहां से हम लोगों की नींव उखाड़कर फेंक ना दी जाए। इस वजह से 1858 का वो अधिनियम लाते हैं और पूरे भारतवर्ष पे ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश ताज का शासन यहां पर लागू कर देते हैं। हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से गुलाम हो जाता है। जैसे 1857 की क्रांति का दमन होता है, टाइम पीरियड आता है 1885 का, और उस समय के जो हमारे नेतागण थे, उस समय के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, उन्हें भी यह पता था कि ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। लेकिन सामूहिक तौर पे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी लोगों को एक साथ जोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन यदि हम चलाएं तो हम देश को आजाद करवा सकते हैं, इन ब्रिटिशर्स की नींव को यहां से उखाड़ सकते हैं। तो उन्हीं सब चीजों के लिए क्या होता है कि एक पार्टी का गठन हो जाता है, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। क्या हमारे यहाँ के लोगों ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? बिल्कुल नहीं। उस समय का जो वायसराय था, जिसका नाम डफरिन था, उसने तत्कालीन एक आईसीएस, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी जिसका नाम ए.ओ. ह्यूम था, उसके माध्यम से डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई। वो कहीं ना कहीं इसे सेफ्टी वाल्व की तरह यूज करना चाहता था। लेकिन उस समय के जो हमारे लोग थे, उस समय के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, नेता लोग थे, उन्होंने क्या किया कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर इसका प्रतिनिधित्व करने लग गए। और आगे चल के 1947 में 15 अगस्त की वह स्वर्णिम रात आई जब हम स्वतंत्र हो गए। कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सभी नेताओं को एकत्रित करके देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो यह पूरा बैकग्राउंड था। उसके बाद जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है, तो जो नेतागण थे वो उदारवादी प्रवृत्ति के थे। मैंने आपको बताया था कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, गणमान्य लोग थे, वो क्या थे? वो पूरी तरह से उदारवादी रवैया अपनाते थे, ब्रिटिशर से आग्रह और विनय वगैरह किया करते थे, अपनी मांगे मनवाते थे। लेकिन जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, तो उस समय युवा लोग भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उन्हें यह लगता है कि यदि हम अनुनय और विनय के माध्यम से देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। बिना संघर्ष के स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है जब तक हम इनके खिलाफ आंदोलन या फिर हम प्रदर्शन वगैरह, हड़ताल वगैरह नहीं करेंगे। तो उसी समय 2 विचारधाराओं का जन्म होता है, जिसका एक का नाम पड़ता है उदारवादी रवैया, एक का नाम पड़ता है उग्रवादी रवैया, या फिर आप कह सकते हैं नरम दल और गरम दल।
और इसी का परिणाम था कि 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का भी विभाजन हो जाता है। दो गुटों में कांग्रेस बट जाती है। एक उदारवादी लोग हैं जो 1905 तक इसका प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें और विनय के माध्यम से काम किया करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय जो हमारे युवा वर्ग के नेतागण थे उन लोगों ने क्या किया, उग्रवादी या फिर गर्म दल का गठन कर दिया। कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में इसका बंटवारा किया जाता है। पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद गर्म दल के लोग या फिर उग्रवादी हम कह सकते हैं, उस समय के ब्रिटिशर्स ने उन्हें उग्रवादी कहा, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटिशर्स के दांत उन्होंने खट्टे किए। 1919 तक उनका यह प्रतिनिधित्व चलता रहता है, उनकी वरीयता रहती है। फिर 1915 में महात्मा गांधी जी, बापू जी की एंट्री हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो 1919 से लेकर 1947 के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं गांधीवादी युग। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे 1905 बंगाल विभाजन से लेकर 1919 का जो हमारा क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वहां तक के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, उग्रवादी आंदोलन बोलते हैं, या फिर उग्रवादी रवैया बोल सकते हैं, गर्म दल का रवैया बोल सकते हैं हम लोग। उनके माध्यम से भारतवर्ष को स्वतंत्र करवाने की बात की जा रही है। चलिए इसी को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। उग्रवादी चरण की शुरुआत 1905 में हो जाती है। जब बंगाल का विभाजन होता है तो उस समय के लोग ये सोचते हैं कि यदि अरुण विनय के माध्यम से ब्रिटिशर्स इनकी बातें मानते तो आज वो बंगाल का विभाजन ना करते, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत सारे कारण थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उग्रवादी नेताओं की असफलता के कारण गर्म दल का गठन किया गया। एक नया गुट बना जिसे गर्म दल जाना गया और बंगाल का विभाजन कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हो जाता है। इसके जो प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, आपने इनका नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्हें कहा जाता है, और ये है कौन, विपिन चंद्र पाल। तो ये तीन लोग थे और एक प्रमुख व्यक्ति और थे अरविंद घोष। इन चार लोगों को प्रमुख नेता के रूप में जाना गया। ये क्या थे, गर्म दल के नेता थे। संघर्ष करो और स्वराज्य पाओ, ये इनका नारा हुआ करता था। उद्देश्य क्या था, संघर्ष के माध्यम से स्वराज्य को प्राप्त करना, ना कि भीख मांगकर। ब्रिटिशर्स हमें नहीं देने वाले। अच्छा आप लोग एक बात बताइए मुझे, आपके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, उससे हाथ जोड़ते हैं कि महोदय यदि आपका मन भर गया हो, यहां से आप हमें लूट चुके हो तो आप कृपया यहां से चले जाइए, हमें अपना शासन चलाने दीजिए। वो कभी नहीं जाएगा। यदि आप संघर्ष करेंगे, सारे लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो गांव घर सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा, ठीक। तो वही रवैया इन्होंने अपनाया। किसने, उग्रवादी दल के नेताओं ने। उग्रवाद को जन्म देने का कारण क्या था, गर्म दल के लोगों को फ्रंट पे आने का कांग्रेस में कारण सबसे बड़ा क्या था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये सारे एक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पुराने वीडियो जरूर देखिएगा एक बार, प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है, पूरे के पूरे वीडियोस देखिए, सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। फिर आता है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसमें भी पाबंदियां लगाई गई, और 1905 का बंगाल विभाजन तत्कालिक कारण के रूप में आप लोग देख सकते हैं। तो और बहुत सारी चीजें थी उस समय की, जो सांप्रदायिक हिंसा वगैरह भड़क रही थी, ये सब चीजें भी थी, जिसकी वजह से क्या होता है, कांग्रेस में एक नए दल का गठन हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण था, युवा वर्ग के लोग थे, अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी देख रहे थे कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या था कि इटली जैसे शक्तिशाली देश पर इथियोपिया जैसे छोटे से देश की विजय हो जाती है 1896 में। तो ये चीजें भी लोग पढ़ते थे तो कहते थे कि यार छोटा देश बड़े देश पर विजय प्राप्त कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है, हम भी बदलाव कर सकते हैं। और रूस, जिसे उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उस पर जापान की विजय हो जाती है। छोटू सा देश जापान, वो जीत जाता है, रूस पर विजय प्राप्त कर लेता है। टाइम पीरियड है 1904 से 1905 की। फिर इन्होंने देखा कि चीन, तुर्की और आयरलैंड जैसे देशों में जनवादी आंदोलन हो रहे हैं, लोगों के द्वारा आंदोलन हो रहे हैं, गैर सरकार को भगाने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें हमारे युवा वर्ग के तत्कालीन नेताओं के माइंड पर इफेक्ट करती हैं, और वो भी सोचते हैं कि हम क्यों नहीं ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़ के फेंक देते हैं। मैं आपको बताऊं, चीन में जो आंदोलन चल रहा था, चीन के आंदोलन का नाम था बॉक्सर विद्रोह। मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें बोर्ड पर नहीं मिलेंगी। चीन में चल रहा था बॉक्सर विद्रोह, और इनका कहना क्या था कि जो ब्रिटिशर्स के लोग हैं, ब्रिटिशर्स वहां भी थे, जो विदेश के लोग हैं उन्हें यहां से भगाया जाए। बॉक्सर्स आंदोलन के रूप में या बॉक्सर्स विद्रोह के रूप में जाना गया। उनका नारा था कि विदेशियों को समुद्र में फेंक दो। इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे चीन के लोगों के द्वारा। तो हमारे यहाँ के लोगों के भी माइंड में ये चीज आई कि यदि अन्य देशों के लोग ब्रिटिशर्स को इस तरह से उखाड़ के फेंक सकते हैं तो हम क्यों नहीं फेंक सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं गर्म दल का गठन
किया जाता है। 1996 से 1900 के बीच में क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है भारतवर्ष में बहुत बड़ा। फिर भी 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया जाता है और वहां के जो तत्कालीन भारतवर्ष का जो तत्कालीन वायसराय था उसके द्वारा बहुत ज्यादा व्यय किया जाता है। तो ये चीजें भी हमारे तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं को खटकती हैं कि क्यों इस तरह के खर्चे हो रहे हैं जब हम पर इतना बड़ा अकाल पड़ा है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लगान फिर भी बढ़ाया जा रहा है। किस लिए? कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली दरबार का मतलब है कि ब्रिटेन से लोग आते थे, राजा महाराजा महारानी, उनका स्वागत किया जाता था। 1911 का यह दरबार था और 1911 में हुआ क्या था आपको पता ही होगा। कलकत्ता जो हमारी राजधानी थी उस समय, हाँ कलकत्ता हमारी कैपिटल हुआ करती थी, वहां से नई दिल्ली को क्या किया गया था, पूरी तरह से राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था दिल्ली को। और उसी समय बंगाल विभाजन जो 1905 का था इसको रद्द करने की बात की गई थी। कौन आया था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए राष्ट्रवादी जो हमारे नेता थे जैसे मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कारावास में डाल दिया गया, जेल की सजाएं सुना दी गई। तो हमारे नेता कहीं ना कहीं इससे क्या हुए, उद्विग्न हुए, परेशान हुए और उन्होंने संघर्ष करने की नीति को अपना लिया। स्वतंत्रता मांगने से नहीं संघर्ष से मिलेगी, ये इन्होंने नारा लगाया। किन्ने? गर्म दल के नेताओं ने। स्टोरी के तौर पर चलिएगा, अभी जब वीडियो यहां तक मैं पहुंचूंगा ना तो पूरा रिवाइज करवाऊंगा बड़ी शानदार तरीके से। बने रहिएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा कंटेंट पीडीएफ के रूप में। विचारधारा क्या थी इनकी, कार्य पद्धति क्या थी, ये किस तरह से काम किया करते थे, आइए समझते हैं। मुक्ति स्वयं के प्रयासों से, कृपा से नहीं। इनका कहना था कि हम भारतवर्ष को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं और स्वतंत्रता भीख मांगने से नहीं मिलती है, किसी के कृपा करने से नहीं मिलती है, जो उदारवादी नेता लोग किया करते थे। इन्होंने कहा नहीं, हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करके यहां से इनको उखाड़ कर फेंकेंगे, अन्यथा ये यहां से नहीं जाने वाले हैं। ठीक, तिलक ने, जो हमारे लोकमान्य तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने क्या किया था, नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस तरह के कोटेशन पूछे जाते हैं आप लोगों से कि किस राष्ट्रवादी नेता ने क्या कोटेशन दिया था। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। मतलब सोचिए कि उस समय इनकी मानसिकता क्या थी, मेंटेलिटी क्या थी तिलक जी की, कि स्वराज्य जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है ना, कि जब से हम यहाँ जन्म लिए हैं वो हमारा एक राइट है स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की। ठीक है ना, और उसे मैं लेकर रहूंगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसी समय क्या हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की जाने लगी। और उस समय क्या होता है, आपने पढ़ा होगा असहयोग आंदोलन वगैरह के समय क्या किया गया था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और पूरी तरह से स्वदेशी कपड़ों को यूज करने की बात की गई। सारी वस्तुएं स्वदेशी यूज करने की बात की गई। हमारे जो हथकरघा उद्योग वगैरह हुआ करते थे, चरखा वगैरह थे, उनमें क्रांति आ जाती है, ब्रिटिशर्स से प्रभावित हो जाती है, फिर औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में लाई जाती है। सब कुछ आगे पढ़ेंगे। यहां मिस्टेक क्या हो जाता है कि जो हमारे तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, मैं इसे मिस्टेक नहीं बोलूंगा, उस समय के हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक था। इन्होंने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व से कर दी। इन्होंने कहा कि हिंदुत्व का जो विचार है, हिंदुत्व की जो विचारधारा है, हिंदूवादी विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की पहचान है। उसमें राष्ट्रवाद की बात की जाती है, देश के बारे में बात की जाती है, हमारे यहाँ के लोगों के बारे में बात की जाती है। उसी समय ये पूछे गए दो कोटेशन है कि गणपति महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब हुई। पहले ये सब मनाया जाता था लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये बंद हो गया था। तो 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया तिलक जी ने, 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया तिलक जी ने। शिवाजी किसकी बात हम कर रहे हैं, हमारे जो माननीय रहे उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, इन दोनों महोत्सवों का उद्देश्य यह नहीं था कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाए, इस पर मत जाइएगा। इससे लोगों में क्या किया गया, राष्ट्रवाद की भावना लाई गई, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया। इसलिए इस तरह के महोत्सव आयोजित किए जाने लगे और कहीं ना कहीं तिलक जी ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ठीक, धर्म को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया कि लोग, उस समय क्या था, यही था ना। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं धर्मांध रहते हैं, हमेशा भक्त के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने धर्म के लिए आप क्या रहिए, लॉयल रहिए, लेकिन किसी और धर्म के बारे में कट्टरता दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी भी धर्म के लोग हो, आप अपने धर्म के लिए कट्टर हो जाओ। कट्टर का मतलब यह नहीं कि दूसरे का कत्ल कर दो। आप अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट और आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके आप काम करिए।
लेकिन किसी दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलने की जरूरत आपको नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति इन लोगों ने अपनाई, धर्म का राजनीतिक रूप में इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। चलिए उसी समय शुरू होता। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मतलब ही है असहयोग करेंगे, सरकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे सब कुछ, धरना वगैरह देंगे, क्योंकि जैसे पहले नहीं हुआ करता था उदारवादी लोगों के द्वारा, हड़ताल करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, प्रदर्शन वगैरह करेंगे। ठीक, इस तरह की बातें आ गई। उसी समय सर गुरदास बनर्जी जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी। यह पूछा गया है कि बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी, तो उनका नाम है सर गुरदास बनर्जी। ठीक है ना। चलिए पंजाब में उसी समय डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैल रहा था। लोगों में क्या हुआ, मेलों का आयोजन हो रहा है ना। कौन सी मूवी है, मेरे को नाम, मेला ही नाम है शायद मूवी का, है ना, जिसमें वो रहता है जो विलन होता है, उसे कहते हैं कि हुजूर मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो फिर वहां जाके तांडव मचाने की कोशिश करता है ना। तो मेलों का आयोजन भी शुरू हो गया उस समय। ठीक है, थोड़ा चीजें याद आ जाती हैं तो बोल देता हूँ। ग्राम सफाई, गांव की सफाई की जाने लग गई, मेलों का आयोजन होने लगा। ब्रिटिशर से इससे हताहत होने लगे कि ये हो क्या रहा है, हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। सहकारी संस्थाएं स्थापित की जाने लगी, कोऑपरेटिव जो संगठन थे वो स्थापित किए जाने लगे, स्वयंसेवी संगठन और गुप्त संगठन, जी हाँ, हिडन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, मतलब कि जिसका गवर्नमेंट को पता ना हो, राष्ट्रवाद के लिए काम करे, इस तरह की संस्थाएं बनाई जाने लगी। किसके द्वारा, राष्ट्रीय आंदोलन के समय। गर्म दल की सीमाएं क्या क्या थी, देखिए कहां पर ये प्रभावित हुए। मैंने अभी आपको बताया ना कि धार्मिक प्रतीकों पर इन्होंने बल दिया, जिससे सांप्रदायिकता भड़क गई। 1907 में कांग्रेस में वैचारिक मतभेद हो जाता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया, उदारवादी और उग्रवादी लोगों के बीच में। उग्रवादी बार बार बोलना उचित नहीं होगा इन्हें, ये हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी हमारे क्या थे, महापुरुष थे, और इन्हें हम गर्म दल के लोग बोल सकते हैं, उग्रवादी नहीं बोल सकते हैं। ठीक, और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म और नरम दल में। कब, 1907 के किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। राष्ट्रीय आंदोलन इससे धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और आंदोलन के दमन का अवसर मिल जाता है किनको, ब्रिटिशर्स को। देखिए ये जायज सी बात है, आज से नहीं, बहुत पहले से है। यदि आप आपस में फूट डालेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो बाहर का व्यक्ति आएगा और उसका फायदा उठा लेगा। इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एकत्र होकर संगठित रूप से भाईचारे की भावना के तहत रहना चाहिए। ये आज भी फॉलो करना चाहिए लोगों को, लेकिन आज तो आप देख रहे हैं कि भाई भाई के तरक्की से जल रहा है। तो ऐसा हर जगह नहीं है, कुछ चीजें हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आज के वीडियो का पूरा यदि मैं आपसे बात करूं ओवरऑल रूप में महत्व क्या था, तो 1905 में बंगाल के विभाजन से लेकर 1919 तक का जो टाइम पीरियड है, उससे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या मानते हैं, उग्रवादी चरण या फिर गर्म दल का चरण मानते हैं। और इसके तहत लाल बाल पाल, अरविंद घोष नामक 4 राजनेता आते हैं। प्रमुख तौर पे बहुत सारे लोग थे। अब इसी के माध्यम से अब आप लोग आगे पढ़ेंगे, गांधी जी की एंट्री होगी, उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूं जैसे कि बहुत सारे संगठन बनाए जाएंगे, है ना, उन सबके बारे में बात करूंगा। असहयोग आंदोलन के बारे में बात करूंगा। धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचूंगा। 2-3 वीडियो और आएंगे, मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग। साइमन कमीशन, HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसके बाद एक और एसोसिएशन बनता है। सब चीजें अब यहीं से आपका राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होता है। तो उम्मीद है आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, जैसे पुराने वीडियोस को प्यार दिए उसी तरह से प्यार देंगे। अभी यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर, कमेंट, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप यहां तक आए हैं तो वीडियो आपको पसंद आया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।